अच्छा अभी इसकी बात करते हैं। फ्लक्स टोटल, फ्लक्स टोटल का फॉर्मूला मैंने बोला है, कोई भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा तो उसका फॉर्मूला एक ही है, समेशन ऑफ चार्जेस एनक्लोज, एक बंद डब्बे के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्जेस है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितने चार्जेस है अंदर, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, कितना हो गया 0, ये इसका आंसर है। क्लियर है? एग्जाम्पल इसी से सिमिलर है, एग्जाम्पल 6, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। अभी बोलो कितना फ्लक्स बाहर आएगा? कितना फ्लक्स बाहर आएगा बोलो? तो समेशन ऑफ चार्जेस एनक्लोज, एक ये क्लोज सरफेस है, भी है ना एकदम कैसा भी शेप का है, ठीक है। तो ये वाले क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, जितने अंदर क्या है चार्जेस है, कितने अंदर चार्ज, जितने भी अंदर चार्जेस है सबका समेशन कर देने का, ठीक है। जो जितने चार्जेस होंगे उतना फ्लक्स, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्लोज सरफेस से बाहर आएगा। तो कितना आएगा? बाहर वाले को लेने का क्या, इसको लेंगे क्या हम लोग, इसको नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है? अंदर कितने उसी को ही लेने का, अंदर कितने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तुम्हारा फ्लक्स टोटल आ गया, ठीक है। इधर पे आ गया और इधर पे आ गया। देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। थोड़ा सोच के आंसर करना। कौन सा एग्जाम्पल था ये? 6 था ना, 7, एग्जाम्पल 7। फिर से क्लोज सरफेस लेता हूं मैं, ऐसा, ठीक है, लेकिन ये बार चार्ज इधर है, समझ में आ रहा है? और फ्लक्स पूछ रहा हूं मैं, कितना आएगा बोलो फटाफट? क्या कितना आएगा? क्यू पाई आर स्क्वायर। क्यू पाई आर स्क्वायर? नहीं नहीं, देखो सबसे पहले एक चीज देखो, अभी चार्जेस किधर है? क्लोज सरफेस के अंदर है क्या? चार्जेस किधर है? क्या ये क्लोज सरफेस है? क्या ये क्लोज सरफेस है? नो। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने, अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया था, इधर पे नोट करके क्या दिया था, ये देखो, वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। तुम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो सरफेस क्लोज होना चाहिए। क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस होंगे, तो जितने क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा, जितना अंदर चार्जेस है। देखो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा था क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर क्लोज सरफेस है नहीं, ये दिख रहा है, यहाँ पर ये सिर्फ ऐसा है, ठीक है, और चार्ज इधर है। तो तुमको इसको इमेजिनरी पहले क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको फॉर्मूला किसका मालूम है, तुमको फॉर्मूला मालूम है फॉर अ क्लोज सरफेस। देखो अभी ये क्लोज्ड हो गया पूरा, मैंने इसको इमेजिनरी क्लोज कर दिया। अगर मैंने इसको इमेजिनरी क्लोज कर दिया तो अभी चार्ज किधर है, सेंटर में है। तो अभी मेरे को बताओ फॉर अ क्लोज सरफेस कितना फ्लक्स बाहर आएगा, जितने अंदर चार्जेस है, बराबर ना, कितना अंदर चार्ज है, एक ही है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो पूरा क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट मुझे तो आधे से चाहिए ना, तो पूरे से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो आधे से कितना रहेगा, आधे से कितना आएगा, इसका आधा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझा कि नहीं समझा?
पूरा क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, जितने अंदर चार्जेस है, कितना अंदर चार्ज है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा सरफेस, पूरा क्लोज सरफेस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो आधे सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, इसका आधा, मतलब डिवाइड बाई 2, 2 ऊपर चलेगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो क्लोज सरफेस नहीं है तो तुमको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा, क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाया, और इसका कितना हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, 2 पाई स्टी रेडियन, स्टी रेडियन। इसमें डाउट है तो पूछो। कौन सा था एग्जाम्पल ये, 7। अब आएगा एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 कुछ ऐसा है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस। एक क्यूब है, ये क्यूब है, और क्यूब के ना इधर पे दिख रहा, कॉर्नर पे मैंने चार्ज रखा हुआ क्यू करके। तो बताओ फ्लक्स ये वाले सरफेस से कितना बाहर आएगा। ठीक है, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस कितना बाहर आएगा, फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना बाहर आएगा वो तुमको बताना है। सोच लो, थोड़ा टाइम ले लो, उसके बाद आगे मेरे को बताओ। समझा ना? क्यूब है और क्यूब के कॉर्नर पे मैंने चार्ज रखा हुआ है। चार्ज जो है वो इसके अंदर नहीं है, चार्ज है वो इसके बाहर है। ठीक है, तो हर एक कितने फेज है, टोटल 6 फेज है, तो हर एक फेज से कितना फ्लक्स बाहर आएगा वो तुमको आंसर करना है। चलो स्टार्ट। अगर तुमको यहाँ पर गॉस लॉ यूज करना है तो गॉस लॉ का कंडीशन क्या है, चार्ज किसके अंदर होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। क्या ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, नहीं है, तो पहले तुमको चार्ज को है ना क्लोज सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा, और उसके बाद में तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सोच लो, देखो, और फिर मेरे को बताओ क्या आंसर आता है। देखो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ये चार्ज को मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्लोज सरफेस के अंदर डालना है। तो इसको अगर मुझे क्लोज सरफेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो ये दिख रहा है, ये क्यूब था, बरोबर है कि नहीं, इसके मैंने बाजू में क्यूब रखा, दिख रहा है, ये वाला क्यूब के एक बाजू में क्यूब है, फिर इसके पीछे क्यूब रखा, और यहाँ पर जो क्यूब था उसके पीछे क्यूब रखा, मतलब यहाँ पर 3 क्यूब हो गए। समझ में आ रहा है? और ऊपर मैंने और क्या किया, 4 क्यूब रख दिया, दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4 क्यूब। तो देखो ये क्यूब कहां, ये बराबर चार्ज किधर आ गया, क्लोज सरफेस के अंदर हो गया ना। अब ये पूरा क्लोज्ड हो गया ना। समझ में आ रहा है? चार्ज किधर है, अंदर है। अभी तुम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना गॉस लॉ का। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या रहेगा कि क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा, उतना ही बाहर आएगा जितने अंदर चार्जेस है। तो मुझे बताओ फ्लक्स टोटल कितना रहेगा, फ्लक्स टोटल कितना रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बरोबर है, ये आ गया। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, कितने टोटल फेसेस है, कितने कितने टोटल फेसेस है, फेसेस फेसेस टोटल कितने फेसेस है यहाँ पर, बोलो। तो टोटल फेसेस देखो कितने यहाँ पर। अगर मैं फेसेस की बात करूंगा तो देखो ये एक फेज हुआ, ये एक फेज हुआ, ये एक फेज हुआ, और ये एक फेज हुआ, बराबर ना। समझ में आ रहा है? एक फेज ना, एक फेज दिख रहा है, यहां से कितना टोटल फेज कितने हो गए, 8 ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ गया ये। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाने चाहूंगा तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा, यहाँ से आएगा, बरोबर, और कहां से आएगा, नीचे से आएगा, बरोबर ना, क्योंकि ये और वो पीछे वाला तो सब कवर्ड हो गया।
तो फ्लक्स टोटल कितना आ जाएगा, Q अपॉन 3 ना, ठीक है, तो मतलब 24। कुछ डाउट है तो पूछो। ये वाला समझा ना, किसी को नहीं से तो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है ना। देखो एक क्यूब है ना, एक क्यूब, ठीक है, एक क्यूब से, ठीक है, कितना फ्लक्स बाहर आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितने क्यूब है, 1 2 3 4 आगे और 4 पीछे, तो 8 क्यूब ना, बरोबर है कि नहीं। मतलब 8 क्यूब से, ठीक है, 8 क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा, देखो ना टोटल क्यूब कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आगे और 4 पीछे, तो 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से, बरोबर है, एक क्यूब से, एक क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ठीक है, बराबर है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, यहां से तुमको क्या मिलेगा, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, और वो कितना है, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, बरोबर। अगर मैं एक क्यूब की बात करूं तो देखो कितने कितने सरफेस विजिबल है, एक फ्रंट, ये नीचे वाला, और ये, समझ में आ रहा। तो एक क्यूब में, ठीक है, कितना कितना फेस विजिबल है, 3, तो हर एक साइड का कितना रहेगा, पूरा का पूरा कितना रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 24 हो जाएगा। क्लियर है, ये अगर समझा है तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड, अगर कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, तो उसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं दिखाने जाऊंगा तो ऐसे कुछ, ठीक है, जस्ट आउटसाइड का मतलब बहुत दूर नहीं है वो पॉइंट। अगर मुझे यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कितना रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अगर मीडियम एयर ले लोगे तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी हम लोग ने किया हुआ था, और वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। अगर के को 1 ले लो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, समझ में आ रहा है, जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड चार्ज कंडक्टर रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बोलो। ड्यू टू इनफाइनाइट शीट कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। ये सही है। आगे देखो, आगे चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और समझ लो कि R1, ठीक है, और ये रेडियस है R2। कहीं पे चार्जेस कम रहेंगे, कहीं पे चार्जेस ज्यादा रहेंगे, डिपेंड करता है।
ये सही है, ठीक है। अगर मैं पूछूं यूनिट एरिया पे कितने चार्जेस है, ठीक है, तो चार्जेस पर यूनिट एरिया, बरोबर, इसका अगर मैं एरिया निकालने जाऊंगा तो कितना रहेगा, एरिया मतलब 4πr1 का स्क्वायर। यहाँ पर चार्जेस कितने रहेंगे, उसको मैंने बोला सिग्मा 1। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया पे चार्जेस कितने हैं, तो Q/4πr1 स्क्वायर। वैसे ही सिग्मा 2 क्या रहेगा, चार्जेस पर यूनिट एरिया, ठीक है, इस पे Q1 बोलता हूँ, और ये रहेगा 4π2r स्क्वायर, और यहाँ पर चार्जेस है Q2। ये क्लियर हो रहा। जितना रेडियस बड़ा रहेगा, बरोबर, जितना रेडियस बड़ा रहेगा उतने चार्जेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ठीक है, एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी था कि सिग्मा, ठीक है, और आर का रिलेशन क्या है, सिग्मा एंड आर का रिलेशन, ठीक है, और उन लोग ने ऑप्शंस भी दिए थे। उसमें से एक ऑप्शन था सिग्मा एंड आर का रिलेशन, उसमें से एक ऑप्शन था सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ऐसा था 1/r स्क्वायर, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने वही मार्क कर दिया था। ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं सिग्मा 1/σ2 लिखूं, सिग्मा 1/σ2, ये कितना हो जाएगा, Q1/4π Q2/4πr2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 4π गया, ठीक है, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, Q1/Q2, बराबर ना, और ये क्या हो जाएगा, R2 ऊपर जाएगा, तो R2/R1 का होल स्क्वायर, और ये कितना रहेगा, सिग्मा 1/σ2। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं ये कौन सा सरफेस है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, ये जो कंडक्टर है सारे चार्जेस कहाँ पर है, सरफेस पे। अगर सारे चार्जेस सरफेस पे है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हर जगह वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों कांस्टेंट है, कहां से मालूम पड़ा, तो ये एक फॉर्मूला था, E = ठीक है dV/dx, बरोबर है। E क्या था, E dV/dx, बरोबर है। E 0 कब रहेगा, किसी भी चीज का डेरिवेटिव, किसी भी है ना वोल्टेज का डेरिवेटिव कब 0 रहेगा, समझ में आ रहा है, कब 0 रहेगा, कोई भी चीज का डेरिवेटिव 0 कब आएगा, जब वो चीज क्या रहती है, अगर V कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है, अगर V कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव लो ना, क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लो, dV/dx करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और dV/dx क्या होता है, E होता है, मतलब E 0 हो गया। ये समझा, इसका मतलब क्या हो गया, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V1 = V2, ये बरोबर है। और V1 का फॉर्मूला क्या था, 1/4π, वोल्टेज अगर तुमको वोल्टेज निकालना है, r डिस्टेंस पे वोल्टेज निकालना है, तो वो क्या था, Q1/R1, और ये कितना रहेगा, 1/4πε0 Q2/R2, 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, तो Q1/R1 = what, Q2/R2, तो Q1/Q2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1/R2। ये क्लियर है, Q1/Q2 कितना हो जाएगा, R1/R2। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, Q1/Q2 की जगह मैं क्या रख दूंगा, R1/R2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एक R1 इससे गया, एक ऐसे गया, तो फाइनली कितना बचेगा यहाँ पर, R2/R1। तो देखो अगर रेशियो निकालोगे तो क्या आ गया, सिग्मा 1/σ2 कितना आ गया, R2/R1। ये समझा, तो यहाँ से तुम लोग क्या बोल सकते हो,
यहाँ से बोल सकते हैं कि सिग्मा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये क्लियर है क्या? तो सिग्मा का रिलेशन अगर पूछा वो लोग ने एंट्रेंस में, तो इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली बोल देते कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इट इज नॉट इक्वल टू 1/r²। इसका रिलेशन 1/r है। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो। तो मैकेनिकल फोर्स, एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। दूसरा है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का नोटेशन होता है यू। डेंसिटी मतलब क्या होता है, कुछ भी है ना, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी, बरोबर है। वैसे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी, बरोबर है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डी, ये समझा। और इसका फॉर्मूला जो है वो सेम ही आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो यूनिट है वो आएगा जूल पर मीटर क्यूब। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, वो मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर याद होगा तो ऐसा कुछ था, सरफेस था जिसको हम लोग ने बोला था ds, ठीक है। यहाँ पर ये सरफेस यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ओमेगा बोल लो, ठीक है। ओमेगा छोटा लिखो बड़ा लिखो एक ही चीज है, ठीक है। एंगल, ये जो सरफेस है ये वर्टेक्स पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इतना, बरोबर है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और ये कितना था, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और ये सरफेस को अगर मैं खोलते जाऊंगा और पूरा अगर खोल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, स्पीयर बन जाएगा, ठीक है। और सॉलिड एंगल कितना रहेगा, 4 पाई टी रेडियन। समझ में आ रहा है, सॉलिड एंगल फॉर अ क्लोज सरफेस। उसमें ये जो डिस्टेंस होता है ये r होता है, क्लियर है। एक फॉर्मूला भी है इसका, और वो ये है, कभी कभी वो लोग है ना ये एंगल देंगे, ये वाला, समझ में आ रहा है, थीटा। अगर थीटा दिया ना तो वो टाइम पे इसका फॉर्मूला होता है, अगर थीटा दिया रहेगा, थीटा इज नोन एज व्हाट, थीटा इज नोन एज हाफ प्लेन एंगल। थीटा इज नोन एज हाफ प्लेन एंगल। अगर तुम लोग को हाफ प्लेन एंगल दिया है, समझ में आ रहा है, थीटा दिया है, तो वो टाइम पे सॉलिड एंगल कितना होगा, तो वो टाइम पे सॉलिड एंगल होगा, ठीक है। अगर थीटा दिया रहेगा, हाफ प्लेन एंगल दिया रहेगा, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है। थीटा जो होता है वो कंप्लीट एंगल नहीं होता, ये याद रखो, थीटा जो होता है वो कंप्लीट एंगल नहीं होता, ठीक है। थीटा इज नॉट द कंप्लीट एंगल, इट इज द हाफ 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 प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। समझ में आ रहा है। और ये क्या था पूरा, ये 3D एंगल था, ये 2D एंगल है, ये प्लेन एंगल है, ये सॉलिड एंगल है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। जो फॉर्मेट दिया रहेगा फॉर्मेट यूज करना, एक ये भी फॉर्मेट है, ठीक है, दूसरा ये भी है, और ये कंक्लूजन है, ठीक है। पूरा क्लोज सरफेस का क्लोज एंगल कितना रहेगा, स्पीयर का क्लोज एंगल, स्पीयर का सॉलिड एंगल कितना रहेगा, स्पीयर या कोई भी 3D शेप का सरफेस है, उसका सॉलिड एंगल कितना रहेगा, 4 पाई रहेगा। क्लियर है, देख लो। अगर ये समझा है तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखो। एक क्लोज सरफेस है,
और यहाँ पर सेंटर पे उसके एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू करके। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूरा क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो सरफेस है खाली इतना, ये इतना सरफेस, इतना सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा वो निकालो। और वो लोग ने डेटा में ये दिया हुआ है कि ये जो सरफेस है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, प्लेन एंगल 120 डिग्री। ये समझा। तो अगर मुझे ये सॉलिड एंगल निकालना है, ठीक है, अगर मुझे ये सॉलिड एंगल निकालना है ये वाला, तो ये सॉलिड एंगल में कैसे निकालूंगा, डी ओमेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे, अगर तुम लोग को वैल्यू दिया इन टर्म्स ऑफ प्लेन एंगल, बरोबर है कि नहीं, तो क्या रहता है डी ओमेगा 2π1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन उसमें थीटा क्या होता है, थीटा होता है हाफ प्लेन एंगल। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 2π1 माइनस कॉस ऑफ थीटा कितना है 120 है, 120 मतलब हाफ प्लेन एंगल मतलब कॉस 60। तो ये कितना हो जाएगा 2π1 माइनस ये कितना हो जाएगा हाफ मतलब कितना आ गया पाई। तो सॉलिड एंगल कितना आ गया इसका, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, पाई। समझ में आ रहा है। तुमको क्या मालूम है कि पूरा क्लोज सरफेस मतलब कितना एंगल है उसका 4π। अगर 4π एंगल रहेगा 4π, समझ में आ रहा है, 4π रहेगा तो कितना फ्लक्स बाहर आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आता है ना। अगर 4π एंगल रहेगा तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पाई रहेगा तो कितना आएगा, पाई रहेगा तो मैंने बोला x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा x इंटू 4π इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इतना फ्लक्स बाहर आएगा। समझ में आ रहा है। 4π ये पूरा एंगल हो गया सॉलिड एंगल इसका, 4π से कितना फ्लक्स बाहर आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। पर मुझे सिर्फ कितना चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाले सरफेस की चाहिए, और ये वाला सरफेस कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सॉलिड एंगल पाई। समझ में आ रहा है। तो 4π सॉलिड एंगल की वजह से इतना फ्लक्स बाहर आएगा, तो पाई एंगल सबटेंड करेगा तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा, तो क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट उतना बाहर आएगा। ये क्लियर है, देख लो।